थी, वो दिल की क्या बीमारी थी जो आशीष को हमसे दूर ले गई। और इसी का ध्यान रखते हुए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के हेतु श्वेता ने बीड़ा उठाया कि हर महीने की 8 तारीख को दिल से रिलेटेड एक्टिविटी श्वेता वेबिनार के माध्यम से, और हो सका कि कोविड अगर कंट्रोल में आता है तो रूबरू फिजिकल लेवल पे हम कोई एक्टिविटी लेंगे। श्वेता के इस प्रयत्न में लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी हमेशा उसके साथ है, क्योंकि ये एक दिल का रिश्ता है। तो आज इस दिल की बात करने हेतु हमारे साथ ठाणे की मशहूर डॉक्टर अंकिता जी आशेर हमारे साथ मौजूद है, इस वेबिनार में उपस्थित हैं और हमें ये गाइड भी करने वाली है। विषय है हार्ट डिसीज, रिस्क फैक्टर रिगार्डिंग हार्ट डिसीज। मैं लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी तथा श्वेता आशीष हेड़ा सबकी ओर से डॉक्टर अंकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही इस वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों मैं लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं आज के इस प्रोग्राम के चेयरमैन लायंस जी भराड़िया से निवेदन करता हूं कि आज डॉक्टर अंकिता जी आशेर इनका परिचय आज के इस वेबिनार में कराएं। धन्यवाद। ओवर टू यू कृष्णा। Dr. Ankita ji Asher. She has done Master of Physiotherapist in Cardiovascular and Respiratory Physiotherapy. Dr. Ankita ji has a vast experience in successful handling patients with heart and lung disease for lifestyle management and rehabilitation. She has worked with many of the leading hospitals in the states of Maharashtra and city of Mumbai. For last 10 years, she has been working exclusively on patients with cardiopulmonary disease for their rehabilitation. She was the head of cardio rehabilitations at Dr. L.H. Hira Manani Hospital, Powai, Mumbai for 5 years. Presently, she is conducting cardiopulmonary rehabilitations at Jupiter Hospital in Thane. She has also been an instrumental for setting up the Center of Pulmonary Rehabilitation by Maharashtra State Anti-TB Association at Sivir. She has been invited speakers at number of forums and workshops held at held for cardiologists, general physicians, chest physicians for sharing her experience in the field of rehabilitations and creating awareness in the medical community about cardiac and pulmonary rehabilitation. She has been working on risk satisfaction of people for the heart disease and has been training people for prevention and rehabilitation of their lifestyles. Few of the patients who have undergone heart attacks has been trained by her for running marathons and participating in sport activities like squash, table tennis, badminton, etc. Her experience is in cardio rehabilitation, pulmonary rehabilitation, diabetic rehabilitation, and risk reduction for the cardiac and rehabilitation disease. Over to you, Ankita ji. Thank you so much, Krishna ji. Good afternoon, everybody. आज मैं आपको बेसिकली हार्ट के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो हार्ट डिसीज जिनसे हार्ट अटैक आता है, जो नलियों के हार्ट की आर्टरीज के जो डिसीज होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ये हार्ट डिसीज से बचने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कृष्णा जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम हार्ट डिसीज के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, पर ये बहुत सारे ये ग्रुप ऑफ डिसीजेस हैं
जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ऐसे ही ब्लड वेसल्स अपने शरीर में हर ऑर्गन के लिए होते हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई आर्टरीज से होता है, और ये बेसिकली ब्लड वेसल डिसीज है। हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज की वजह से डेथ्स बहुत ही कॉमन है। हर 5 डेथ जो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं, उनमें से 4 डेथ्स होती हैं हार्ट डिसीज की वजह से। जो डेथ्स होती हैं 5, उनमें से 4 डेथ्स हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक हम बोलते हैं, उनके वजह से होती हैं। 1/3 ये डेथ्स में से 1/3 डेथ्स प्री मेच्योरली होती हैं, या हम कह सकते हैं कि लोग जो 70 ईयर्स से कम हैं, उन लोगों के एज ग्रुप में ये डिसीज आजकल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कृष्णा जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्ट डिसीज को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हार्ट डिसीज इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, एंड ईच ईयर लगभग 18 मिलियन लाइव्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ कार्डियक डिसीजेस और हार्ट डिसीजेस। तो आज हम जानेंगे कि हम क्या करें कि हम इससे प्रिवेंट कर सके, ताकि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, so that we ensure we receive proper treatment and we can prevent premature deaths. Next slide please. जैसे मैंने डिस्कस किया कि हार्ट डिसीज बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि इसमें हार्ट के वॉल्व के डिसीज, हार्ट इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर हम जिसे बोलते हैं, जो पंपिंग कम हो जाता है हार्ट का, उसकी बीमारी, कार्डियक अरिथमियाज, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है हार्ट में, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसकी बीमारियां, और आर्थेरोस्क्लेरोटिक डिसीज, यानी कि जो डिसीज जो नलियों में पाया जाता है और जिसके वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं, वो टाइप के डिसीज। आज हम प्राइमरीली आर्थेरोस्क्लेरोटिक डिसीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या हम किसी के बारे में सुनते हैं कि 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, तो हमसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि इतनी छोटी उम्र में कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के लिए जो प्री रेक्विजिट्स है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है, जो नलियों में ब्लॉकेजेस है, वो एज अर्ली एज 2 years of age से भी शुरू हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर ये पाया गया है कि 2 साल की उम्र से या फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, अंडर 10 years के एज से ये शुरू हो सकता है। और इसीलिए आजकल जो हम लगभग 20 साल पहले जो अप्रोच था हार्ट डिसीज का, और आज जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। आजकल हम बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर छोटे बच्चों को भी आजकल डाइट रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, स्पेशली हेल्दी चॉइसेस ऑफ फूड लेने की और एक्सरसाइज करने के बारे में इवन प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर बच्चों तक सबको बताया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तब 2 टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब जो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमें जेनेटिकली मिले हैं या ये हमें पहले से मिले हैं और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। पर जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, थोड़े बहुत सिंपल चेंजेस से हम इनके ऊपर वर्क करके अपना कार्डियक रिस्क कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जैसा मैंने कहा, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हमको पहले से मिले गए हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम इनको हम अगर हमारे ये अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, तभी हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे बढ़ती उम्र है, तो वी कांट रियली हेल्प इट, इट्स गोइंग टू इंक्रीज।
जैसे फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली में बहुत सारे लोगों को अगर हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इनकी हिस्ट्री है, तो हम बहुत देर तक अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे इनसे बचने से। जहाँ तक जेंडर का सवाल है, पहले ऐसा होता था कि पुरुषों में ये ज़्यादा पाया जाता था और स्त्रियों में बहुत बहुत कम मात्रा में पाया जाता था हार्ट डिसीज। पर रिसेंटली जो स्टडीज़ हुए हैं या हम जो पेशेंट्स देखते हैं, उनमें फीमेल्स भी बहुत सारे लेडीज़ को भी बहुत सारी स्त्रियों को भी हार्ट डिसीज होता है और ये अब इतना अनकॉमन नहीं रहा है। Next slide, please. Let's talk about modifiable risk factors. ये risk factors जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, because हम इसके लिए अगर हमारे पास इनमें से कोई भी risk factor हमारे लिए applicable है, तो we can work on it to improve our health. So let's start about each risk factor. Next slide, please. सबसे पहले आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल या फिजिकल इनएक्टिविटी। अपने पूर्वज या अपने दादाजी, नाना जी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो टोटली डिफरेंट थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक बटन पे काम नहीं किया है। शॉपिंग, सब्जी लेने से लेकर घर की सफाई से लेकर काम पर जाना, फैक्ट्री पर जाना, ये सब कुछ वो लोग फिजिकली करते थे, खुद करते थे। और आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द वर्क वी कैन डू ऑन अ बटन, और वी कैन डू इवन सब्जी हम बटन से ऑनलाइन मंगाते हैं, शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर तो आई थिंक हमने घर से बाहर जाकर काम करना भी हम भूल गए हैं। We have started working from home, so physical inactivity is डे बाय डे हमारा ये रिस्क फैक्टर हर एक इंसान के लिए काफ़ी बढ़ रहा है। अपने बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्कूल का टाइमिंग्स, क्लासेस, ये वो, they don't get time to play outside, especially हमारे यहाँ पर बम्बई में तो we hardly our kids can go down and play, or they go on a ground and play. It's very difficult. So physical inactivity बहुत ही important risk factor है, और इसके वजह से, और ये एक चीज़ है जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसमें स्कोप बहुत है कि हम इसमें काम करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। So it's not just about exercise, but it's also about कि हम दिन भर में क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, क्या हम हर चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट है, क्या हम हर एक जगह पर जाने के लिए व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम हर काम किसी और से करवाते हैं। ये सब चीज़ें अपने आप को हम जब पूछते हैं तो हम बता पाएंगे कि हम इसके लिए कितने हाई रिस्क पर हैं। Next slide, please. Second risk factor is smoking. जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि स्मोकिंग एक न सिर्फ अपने हार्ट को तकलीफ पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, पर आप देख रहे हैं कि शरीर के हर पुर्जे में एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ असर करता है। आजकल हम बहुत सारे कैंपेन्स देखते हैं मूवी थिएटर्स में या न्यूज़पेपर एड्स में, देखते हैं कि हर जगह नो स्मोकिंग, नो टोबैको के एड्स दिखाए जाते हैं। बिकॉज इसके ऊपर भी हम बहुत काम कर सकते हैं, और ये एक सिंपल चीज़ है जो रोकने से बल्कि बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, असल में हम सिगरेट हमारे शरीर को खोखला करती है। ये पिक्चर बहुत कुछ बताता है, और जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे
13 इयर्स के एक्सपीरियंस में हर स्मोकर को लगता है कि ये मुझे नहीं होगा. नेक्स्ट प्लीज. अल्कोहल कंजम्पशन. अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रिंकिंग ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमें हमेशा सवाल पूछा जाता है कि ड्रिंक कितना करना चाहिए मैडम, ड्रिंक करना अलाउड है नहीं अलाउड है. तो इसका उत्तर ये है कि थोड़े मात्रा में, जैसे 1 or 2 ड्रिंक्स, अगर आप 60 ml ऑफ 1 or 2 ड्रिंक्स का मतलब यहाँ पे 60 ml ऑफ विस्की है. तो अगर आप इतना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एवरी डे तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं. पर लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जैसे आप 2 3 4 ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे फैट भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उसके साथ जो आप खाते हैं उससे कैलोरीज भी बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है. अगर आप 4 ड्रिंक्स या उससे ऊपर लेते हैं तो आपको पेट के डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोलॉजिस्ट से. सो अल्कोहल कंजम्पशन मॉडरेशन में ठीक है, बट उससे ज़्यादा डेफिनेटली नुकसान करता है. और फीमेल्स को स्पेशली, बिकॉज फीमेल लेडीज का क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग शुड बी वेरी लेस, शुड बी अराउंड 30 ml पर डे. सो क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्क हो जाता है और टॉलरेंस भी कम होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट कम्स ओबेसिटी या मोटापा. अब मोटापा से नुकसान होता है, ये हम सब काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं. बेसिकली मेजरली 2 टाइप ऑफ मोटापा होते हैं. एक है एप्पल शेप्ड और एक है पेयर शेप्ड, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं. एप्पल शेप्ड ओबेसिटी जो है, यानी कि आपके कमर के ऊपर के भाग में चर्बी का जमा होना, ये एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, और इसमें आपका पेट भी ज़्यादा होता है. ये टाइप की जो ओबेसिटी है वो आपको ज़्यादा प्रोन करती है हार्ट डिसीज़ के लिए एज कम्पेयर टू पेयर शेप, जिसके अंदर आप, पेयर शेप्ड ओबेसिटी वो होती है जिसके अंदर आपकी वेस्ट लाइन यानी कि कमर के नीचे चर्बी का जमा होना ज़्यादा कॉमन होता है. सो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एज कम्पेयर टू पेयर शेप्ड ओबेसिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसलिए मोटापा हम चाहे बरसों से सुनते आए हैं कि उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, पर ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है. इसको समय लगता है और इस पे बहुत ध्यान देके धीरे धीरे स्टेप वाइज इस पे एक्ट करना होता है. नेक्स्ट कम्स हाई कोलेस्ट्रॉल. देखिए, अभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हम इतना कॉमनली सुनते हैं ना. हर दूसरे इंसान का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, तो हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं. तो सबको ही होता है, इसमें हम क्या इतना ध्यान दे सकते हैं. पर इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अब जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं. एक है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL, हाई डेंसिटी प्रोटीन, एंड दूसरा है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि LDL, जो है बैड कोलेस्ट्रॉल. नेचुरली गुड कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर द बॉडी. इट हेल्प्स यू टू बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस के लिए हेल्प. तो HDL को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम HDL को बढ़ाने के लिए हम गुड फैट्स के का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं. जैसे कि आप ऑलिव ऑयल खाते हैं, जैसे आप अच्छे टाइप के फैट्स खाते हैं या वेरीड टाइप ऑफ फैट.
है आप जो पैकेज्ड फूड आता है, जो कुछ कोई भी चीज़ जो हम पैकेज से खाते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स है, नाश्ता, सूखा नाश्ता है, या चिप्स हैं, या यू नो चीज़ है, ऐसे टाइप के जो प्रोसेस हैं उनको कम करने से आप LDL को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने बताया कि गुड फैट्स आपको वॉलनट्स, एवोकाडोज और ऑलिव ऑयल में मिल सकते हैं, और ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं। इसके लिए एक स्पेशली आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन इसके बारे में बात करने के लिए। और बैड फैट्स जैसे मैंने बताया कि आप पैकेज्ड फूड और ये मैकडोनल्ड्स, फ्राइज, आइसक्रीम, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ऑलिव ऑयल को माना जाता है कि ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर द हार्ट, बट एट द सेम टाइम हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ऑलिव ऑयल भले अच्छा है, too much of anything, too much of good is also not good. Ultimately it is a fat. So olive oil को यूज नहीं करना है, उसके छौंक में, कोई खाने के छौंक में नहीं यूज करना है, फ्राई करने के लिए ऑयल। आई थिंक इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट विल बी द राइट पर्सन टू टॉक, बट दिस इज जस्ट मेरे तरफ से एक पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायबिटीज। डायबिटीज खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज डेवलप करने के लिए। एक डायबिटिक इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहे कितना भी हो, चाहे इवन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, डायबिटिक इंसान को हमेशा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू समबडी जिसको कोई डायबिटीज नहीं है या जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई है उनसे भी। A diabetic is more likely to die of a heart attack than non-diabetic. लगभग 80% डायबिटिक की डेथ होती है हार्ट डिसीज से इवेंचुअली। इट्स कॉल्ड अ साइलेंट किलर। डायबिटीज न सिर्फ अपने हार्ट को डैमेज करता है, पर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, अपने जो आर्टरीज होते हैं उन करता है, अपने नर्व्स को डैमेज, नसों को डैमेज करता है। इसीलिए अल्टीमेटली डायबिटीज से न सिर्फ हार्ट बट बहुत सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, जैसे आईज हैं, किडनी हैं, हाथ, पैर, फुट, ये सब बहुत अफेक्ट करता है। और ये जो मैं सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता रही हूँ, ये सिर्फ हम हार्ट के लिए ही नहीं बट ब्रेन स्ट्रोक के लिए और इवन डायबिटीज जैसी डिसीजेस डेवलप करने से बचने के लिए भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कमिंग बैक टू डायबिटीज, सडन रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक। अच्छा, जिस बंदे को डायबिटीज है हार्ट अटैक डेथ होने का मरने का रिस्क भी है जितना कि किसी और इंसान को जब हार्ट डिसीज होके गया है। जैसे अभी समझिए कि कोई इंसान है जिसको हार्ट अटैक आके गया है, वो बंदा भी हार्ट अटैक डेवलप करने के लिए हाई रिस्क पे होता है, पर जिसको डायबिटीज है पर अभी हार्ट की हिस्ट्री नहीं है, उनका रिस्क भी इक्वल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस इज समथिंग जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए। हर किसी को स्ट्रेस होता है, एक रास्ते के बेगर से लेके मुकेश अंबानी, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस। और हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस छोड़ दो, स्ट्रेस को भूल जाओ, छोड़ो, क्या होगा इससे। ये सब चीजें करने से स्ट्रेस के लिए और स्ट्रेस बहुत जरूरी भी है लाइफ में। अगर ग्रो करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट एंड अनड्यू स्ट्रेस जो आपके शरीर को या आपके मन को इसका अगर साइड इफेक्ट होता है या इसको ये अफेक्ट करने लगता है अपने डे टू डे में, तब इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अपने स्ट्रेस को सिर्फ हम समझ सकते हैं
और कोई नहीं समझ सकता है, अपने शूज के अंदर कोई पैर नहीं रख सकता है। अपने को पता चलता है कि अपना स्ट्रेस का कॉज क्या है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रेस से निकलना, स्ट्रेस को भूल जाना इज नॉट पॉसिबल, बट मैनेजिंग स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। सो ये एक प्रोवर्ब है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट says misfortunes always come in by a door that has been left open for them. इसका मतलब है कि कभी भी मुश्किल घड़ी कभी भी दरवाजा खटखटा के नहीं आती है। अगर आपने मुश्किल घड़ी को आने के लिए कोई स्कोप छोड़ दिया तो वो जरूर आएगी। तो ये जो स्कोप है इसे हम स्पेशली मेडिकल फील्ड में, स्पेशली प्रिवेंटेबल डिसीज के अंदर हम बोलते हैं कि यू ट्राई योर मैक्सिमम। आपको कोई तकलीफ नहीं है फिर भी आप हेल्दी और लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए जिससे आपके तरफ ये मिसफॉर्चून आए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वी हैव टू एक्ट नाउ। अब हमको शुरू करना चाहिए नाउ दैट हमको मालूम है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है हार्ट डिसीज के, एंड तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और हमको कब करना है। कोई मुहूर्त नहीं निकालना है, आज से अभी से हमें शुरुआत करनी है। टुडे इज अ गुड डे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स। ये जो मैंने बताया है, ये स्लाइड अगर आपको फोटोग्राफ निकालना है, आपको नोट डाउन करना है, प्लीज कर लीजिए। ये की है पूरे प्रिवेंशन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी खाते हैं, जो चीज़ आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, उसको आप पहले देखें, नोटिस करें कि आप क्या ले रहे हैं। इज इट राइट, इज इट नॉट राइट। एक्सरसाइज, आप 1 घंटा अपने लिए एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आप ओल्ड हैं, अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते, आप 20 मिनट के ऊपर नहीं चल सकते, 5 मिनट के ऊपर नहीं चल सकते, आप जो कर सकते हैं, आप दिन में 10 बार 5-5 मिनट चल सकते हैं, प्लीज चलिए। जितना काम अपना खुद का आप खुद कर सकते हैं उतना खुद करने की कोशिश करिए फिजिकली। अगर आप स्मोक करते हैं, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग नाउ। नाउ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब मैं कोई पेशेंट देखती हूँ और स्मोकर्स होते हैं, हमेशा दे से कि अभी मैडम मैं 5 सिगरेट पीता हूँ, आप थोड़ा टाइम दे दो, 6-8 हफ्ते 2 महीने दे दीजिए, मैं एक एक करके कम कर लूंगा। एक एक करके कम नहीं होता है। इट्स नॉट हैपनिंग। ये आपको वन फाइन डे, आज से मैं नहीं स्मोक करूंगा, ऐसे करके आपको सिगरेट को डस्टबिन में फेंकना है। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू डू इट। देन कम्स नो योर नंबर। नो योर नंबर का मतलब अपना नहीं है। नो योर नंबर का मतलब है यहाँ पर कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल के वैल्यूज, अपने शुगर के वैल्यूज, अपने ब्लड प्रेशर के वैल्यूज जानना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरली, अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिसीज है तो आप एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने कोलेस्ट्रॉल, अपने शुगर्स और अपने ब्लड प्रेशर तो आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। बट शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल को एवरी 3 to 6 मंथ्स चेक करना है। अगर आपको इनमें से जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपको 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, तब भी आप एवरी 6 मंथ्स ये चेक करना, तभी भी आपको ये सब चेक करना ज़रूरी है एवरी 6 मंथ्स। अगर आप आर ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, ये इनिशियली एटलीस्ट आई थिंक 15 years back it used to be if you are 50+, बट अब धीरे धीरे हम इतने यंग हार्ट डिसीजेस देख रहे हैं कि इवन इफ यू आर 35 years ऑफ एज, यू शुड check your sugars, your cholesterol, your blood pressure. Health checkup should be done every year. It's very important. Watch your weight. आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका पेट ज़्यादा है। आपके हिप और आपके पेट का जो रेशियो है वो 0.8
से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब आपकी कमर आपके हिप से छोटी होनी चाहिए. And learn to manage stress. This is last but not the least, but managing stress is very very important, because मैं जो patients देखती हूँ उसमें बहुत बार इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है. एक 27-28 साल का लड़का, 30 इयर्स का लड़का, जिसको इसमें से कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बस उसको स्ट्रेस था. तो ये चीज़ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अननोटिस जाती है. हम इसको बहुत बार बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये चीज़ बहुत कॉमनली मैंने देखी है कि फॉर माई कार आई वॉन्ट द बेस्ट मैकेनिक. मुझे अपनी गाड़ी के लिए सबसे अच्छा मैकेनिक चाहिए. मुझे गाड़ी तो मर्सिडीज चाहिए, पर मेरे खुद के शरीर के लिए मैं यहाँ वहाँ की बातें सुनता हूँ या सुनती हूँ. फ्रेंड्स जो बोलते हैं, या किटी पार्टीज में जो होता है, या कोई महाराज जी ने कुछ बोल दिया, कोई साधु संत ने कुछ, उसके ऊपर हम बिलीव करके बहुत चलते हैं. एंड दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. जिसका काम उसको शोभा देता है, आपको अपने डॉक्टर को रेगुलरली मिलना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों पे बैठकर सुन के आगे चलना चाहिए. So doctor will be the right person to guide you कि आप कितने रिस्क फैक्टर, कितना रिस्क पर हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज डू नॉट वर्क. सो बहुत कॉमनली ये हम फेस करते हैं. इट्स नॉट अ जोक जो मैंने लिखा है यहाँ पर, बट ये बहुत कॉमनली हम हमारे पेशेंट्स हमको बताते हैं कि हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, हमको तो पसंद ही नहीं है हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को मिलना. मेडिसिन तो हम नहीं लेते हैं. मेरा बीपी नॉर्मल था, शुगर नॉर्मल थी, इसलिए मैंने बंद कर दी दवाई लेना. ये बहुत कॉमन है. ट्रस्ट मी, जब आपको मेडिसिन दिए जाते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और आपको फिर अपने डॉक्टर से फॉलो अप करना ज़रूरी है, वेदर आपको बंद करना चाहिए या आपको मेडिसिन. अगर आप अपने आप कम कर देते हैं तो उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो दैट इज़ नॉट राइट. मिरेकल मैन एंड मिरेकल मेडिसिन्स. कोई बाबा जी, कोई हार्डवेयर तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, कोई बाबा जी या ऐसे कोई लोग रहते हैं, कोई रिमोट एरियाज में, जिनका हाथ लगने से बीपी कम हो जाता है, स्ट्रोक ठीक हो जाता है. ये सब बिलीव के लिए ठीक है, पर medically I would not agree, nor would any other doctor in the audience agree to this. एंड आई थिंक वो अगर आप बिलीव करते हैं तो करिए, पर इसके साथ आपको मेडिसिन लेना तो बहुत ज़रूरी है. आई एम माई ओन डॉक्टर. दिस इज अगेन वेरी कॉमन, and Google doctor is another very common thing that we face. तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती है. ये सब से जितना आप दूर रहेंगे उतना आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे. वंस इन अ ईयर आप हेल्थ चेकअप करा के अपने डॉक्टर से मिलिए. अपने फैमिली डॉक्टर आपको बहुत गाइड कर सकते हैं ये सब चीज़ों के बारे में. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide, please. Next slide, please. I think then, okay, so ये slide basically ये कहती है, I think कुछ error है कृष्णा जी. मेरे ख्याल से कोई स्क्रीन शेयर पे कोई ये गड़बड़ कर रहा है. हाँ, नहीं, no problem. तो ये slide basically ये कहती है, this is the last slide, कि हार्ट डिसीज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना हार्ट डिसीज लार्जली प्रिवेंट कर सकते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से आप बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. ना सिर्फ आपको हार्ट डिसीज से बचने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बट एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ये सारी चीज़ों पर चेक रखें. और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है. आप छोटी छोटी चीज़ें करके
ड्रास्टिक डिफरेंस ला सकते हैं अपने लाइफ में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। और खुद को डिप्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ मॉडरेशन में कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। वंस इन अ वाइल हर चीज़ अलाउड है, बट हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। ओके, वी शुड ट्राई एंड फाइंड आउट कि अपने को इनमें से कौन से रिस्क फैक्टर्स एप्लीकेबल है। इंडिविजुअली अगर आपको 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इनमें से एप्लीकेबल हैं तो आपको रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए, आपको अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, छोटे बड़े सिम्टम्स को ध्यान रखना चाहिए, और आप अपने फैमिली डॉक्टर को लूप में रखकर उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So don't wait for the heart attack to take an action. You need to take an action right now. So आप ये wait मत करिए कि अपनी बस, I think that was the last slide. Previous slide was the last slide. So don't wait for the heart attack to take an action. आप खुद इस पे act कर सकते हैं. It's not too late. It's never too late to start. इसी के साथ I would say thank you Lions Club for inviting me. Thank you Shweta. Ashish was a dear friend of mine and my brother. So remembering him today, मुझे लगता है कि अगर हमने थोड़ा भी अवेयरनेस क्रिएट कर दिया और इससे एक इंसान को भी अगर फायदा हुआ तो we have done something good for them. Thank you very much. Krishna ji, do we have time for questions? Yeah, sure, ma'am. जो भी पार्टिसिपेंट्स आज के इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में रख सकते हैं, तो उसमें से हम जो भी क्वेश्चंस है तो मैं डॉक्टर अंकिता जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका फिर आपको रिप्लाई करेंगे। मीनवाइल मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अंकिता जी, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन और कुछ नई बातें आज हमको सीखने को मिली। वैसे तो टोटली सेशन वाज ऑसम, बट द एप्पल शेप्ड ओबेसिटी एंड पियर शेप्ड ओबेसिटी, ये हमें आज तक मालूम नहीं था, ये हमें आज ये नई जानकारी मिली है। साथ ही नो द रूल्स, और आज से अभी से हमें ये एक्शन में आना पड़ेगा और इसको हम लेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं कि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से क्यों यहाँ पर साथ आए हैं। तो वी कांट अवॉइड दिस एंड इसे लेट नहीं करना चाहिए, ये महसूस किया आज हमने। एंड द क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज डू नॉट वर्क, ये बहुत अच्छा लगा कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे, नहीं चलता है सर, नहीं चलता। जब हमने ये डिपार्टमेंट, जैसे ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारा ध्यान रखते हैं, ये डॉक्टर्स जो है ये हमें हर चीज की जानकारी देती है। आज अंकिता जी ने आज इतना अच्छा सेशन यहाँ पे दिया है, इतनी अच्छी जानकारी दी। वी हैव टू फॉलो दिस रूटीन जो भी है। ये ऐसा है कि अगर हम ये अवॉइड करते हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तो सर हार्ट अटैक भी अपने मन के हिसाब से चलेगा, वो वेट नहीं करेगा। अगर हम फॉलो करते हैं तो वो दूर रहेगा, और अगर हम फॉलो नहीं करते रूल्स रेगुलेशंस तो कभी भी अटैक करता है। जैसे बताया था कि डोर नॉक करके मुश्किलें नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, और वो नॉक करके नहीं होती। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर आवर बेटरमेंट, एंड अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे है, उसके लिए भी जरूरी है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें। नाउ वी विल मूव टू द चैट बॉक्स। अरे वाह अंकिता जी, आपने इतने अच्छे से सब बताया कि किसी को कोई क्यूरी है ही नहीं, सबको सब अच्छे से समझ में आया है, और कोई क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं आया है। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे अपन यहाँ पर हार्ट डिसीज का है, जो रनिंग ज्यादा करते हैं तो उससे हार्ट में कोई फर्क पड़ता है क्या? ज्यादा रनिंग, एक्सेस रनिंग हो गया तो उसमें ड्रॉबैक हो सकता है क्या उसका, मतलब हार्ट अटैक का? ऐसा देखिए, आप अगर रनिंग करते हैं, आप अगर पहले से रनर हैं, तो एक्चुअली कौन रनिंग करता है, आप कब से कर रहे हैं, और आप कब आपका मेडिकल स्टेटस क्या है, उस पर बहुत डिपेंडेंट है। अगर आप 40 इयर्स के ऊपर हैं
और डायबिटिक हैं और आप या इनमें से कोई रिस्क फैक्टर आपको है और आप अभी शुरू करने वाले हैं रनिंग एज एन एक्सरसाइज और आपने कभी पहले एक्सरसाइज करी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है, एक स्ट्रेस टेस्ट करके फिर आपको करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सेकेंड थिंग, अगर आप पहले से रनिंग करते हैं जैसे क्रॉनिक या मैराथन रनर्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए जो होता है एज सच डैमेज तो नहीं होता है, इट इनफैक्ट हेल्प्स देम, बट जो एथलीट्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मतलब उनका डाइट बहुत डिफरेंट तरीके का होता है और उनकी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है, उनमें कई केसेस ऐसे आते हैं जो हार्ट का वो थिकनिंग जो होता है, पर नॉर्मल इंसान के लिए अगर आप प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराते हैं और आप रनिंग करना शुरू करते हैं तो इट इज फाइन। अगर एथलीट है तो ही शुड अंडरगो कार्डियक इवैल्यूएशन रेगुलरली। टूडी एको करके एक इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करने से पता चलता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट यूजुअली सजेस्ट कर देते हैं आपको। मतलब रनिंग करने वाले को टेस्ट करा के फिर आप रनिंग कर स्टार्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, अब प्लस आपको मस्कुलोस्केलेटल भी, आपको अपने हड्डियों और अपने मसल्स और अपने पैरों की कंडीशन पे भी बहुत डिपेंडेंट करता है, पर डिपेंडेंट है, तो तुरंत रनिंग नहीं शुरू करना चाहिए, पहले एक्सरसाइज, पहले वॉकिंग से शुरू करके आप लगभग 3 महीने बाद रनिंग शुरू कर सकते हैं, जॉगिंग और फिर रनिंग, लेकिन प्री इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्री इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो सडन कार्डियक इवेंट्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू मैडम। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या थैंक यू। अंकिता जी, एक क्वेश्चन ये आया है कि 35वें उम्र के 35वें साल में बीपी कितना आइडियल बीपी कितना रहता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर का जो गाइडलाइंस है, 2 वैल्यूज होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आपको लगभग 120 से 120 बाय 70 इज द आइडियल रेंज। जो लोअर ब्लड प्रेशर है ना, वो 80 के नीचे रहना जरूरी है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। और जो अपर ब्लड प्रेशर है, उम्र बढ़ने से वो थोड़ा हाई होता है, बट जिनका भी ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है सिस्टोलिक, उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है यूजुअली एट एनी एज। मेडिसिन तो देनी पड़ती है अबाउ 140 बाय 90 के ऊपर के ब्लड प्रेशर्स को मेडिसिन की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू अंकिता जी। और एक क्वेश्चन आया है, डू वी नीड टू मेक एनी हार्ट टेस्टिंग आफ्टर 25 years of age? Not required at 25 years of age unless you are at a higher risk. So if you have 3 or more risk factors for the age of 25, 3 or more risk factor, you should get evaluated. Especially अगर आपको strong family history है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को यंग एज में अगर हार्ट अटैक आया है या कोई हार्ट डिसीज हुआ, यंग एज मतलब बिलो 60 years of age में हुआ है, तो उनको ये करना जरूरी है, then you should get. Otherwise, as a routine, every 25-year-old boy should not or girl should not get checked for heart, unless you are getting into a very strict exercise regime. Okay. और भी, yeah. अगला क्वेश्चन है, when do we know we are getting heart attack? Any assumptions and what we should do at that time? That's a very good question. See, heart attack जो चीज है, ये बहुत ही ना वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक का। ये प्रेजेंटेशन ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ स्वेटिंग से आते हैं, कुछ और सिम्टम नहीं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अनयूजुअल टाइप ऑफ स्वेटिंग से लेकर सिवियर चेस्ट पेन लेकर आते हैं। हम देखते हैं वो उनको जॉ पेन,
या टीथ पेन, एसिडिटी जैसा सेंसेशन, चेस्ट में जलना, या चेस्ट में हैवीनेस, जैसे मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट को एकदम भारी, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया है ऐसे लगना, और ये सारे सिम्टम्स, और हाथ में दर्द करना, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, दोनों मैंने देखे हैं। तो ये जो सिम्टम्स है, इनमें से कोई भी सिम्टम्स एक साथ आना, अनयूजुअली कुछ ना करते हुए आना, और जब भी आप कोई फिजिकल एक्सर्शन करो, जैसे आप चलते हैं या जैसे आप सीढ़ी चढ़ गए, कोई भी एक्टिविटी पे, कोई भी एक्सर्शन पे ये सिम्टम का बढ़ना इज अ साइन ऑफ हार्ट डिसीज। अगर आपको चेस्ट पेन एक पॉइंट पर है तो इट मे नॉट बी, बट अगर आपको जनरल पेन है, हैवीनेस है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने पत्थर रख दिया है चेस्ट पे, it may be a heart disease, it may be a heart attack. So yeah, that is how you know how you are getting a heart attack. And first thing you should do at that time is go to the nearest hospital casualty. Nearest hospital में आपको immediately जाना चाहिए, and leave it to them, वो आगे का कर लेंगे, वो उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। अंकिता जी, ऐसा एक सुनने में आया है कि जैसे ही अपने को महसूस होता है कि अपन इस दौर से गुजर रहे हैं, तो कोई गोली रहती है, आई हैव लिसन, कहीं तो भी सुना है मैंने कि जीभ के नीचे अगर वो गोली रखते हैं तो इट इज हेल्पफुल। हाँ जी, ऐसे होता है। there are some medicines which can be kept under the tongue and they help for relieving pain. बट वो मेडिसिन आप जब लेते हो ना, ब्लड प्रेशर बहुत सडनली ड्रॉप होता है, इसलिए वो मेडिसिन को बिना बेसिक पैरामीटर्स जाने ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे बताना इज नॉट गुड. It should be from the doctor who knows you better. ओके। So there are some medicines जो आप रख सकते हैं, बट उसके लिए प्रिवेंशन और उसके लिए प्रिकॉशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ध्यान रख के ही लेना पड़ता है. वो आप अपने ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है कि आप क्रोसिन है ले लीजिए, नहीं हो. ओके ओके। मैम, अगला, प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑन प्रोटीन इंटेक एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी. I think for this question, protein intake है ना, this is a separate topic altogether. I think nutritionist will be a better person to guide about this. But what I meant by saying protein intake was जो body building के लिए protein intake लिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा लिया जाता है quantity में, तो वो ना individually बहुत calculated चीज़ होती है. That is what I meant when I spoke about protein intake. This should be individualized, and I think nutritionist should be a better person to talk about this than me. Okay. Next one is, if parents have BP or sugar, will this compulsory come to children? अच्छा, heredity के बारे में पूछ रहे हैं. Most likely. Okay. Most likely it will come. अच्छा, और एक मेरे व्हाट्सएप पे अभी एक आया हुआ है क्वेश्चन कि जैसे अगर ये पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आफ्टर कुछ एज के बाद ही क्यों होता है? अगर वो संभावना है तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तभी से उनमें क्यों नहीं आता है, कि जैसे 30-40 के बाद ये क्यों बोल तो बाहर आता है ये? अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. देखिए क्या होता है ना, जब हमको डायबिटीज डेवलप होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज हम बात करते हैं, ये हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो एज वी एज अपना पैनक्रिया जो होता है, जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थक के उसका फंक्शन कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन यू डेवलप डायबिटीज. बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट शुगर प्रॉपर्ली. अब और एक टाइप ऑफ डायबिटीज है जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो बच्चों में भी पाया जाता है, जिसमें पैनक्रियाज फंक्शन ना करने की वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है. वो टाइप 1 डायबिटीज है, वो बच्चों में भी हो सकता है. आई हैव सीन एज अर्ली एज 4 years ऑफ एज मैंने देखा है टाइप 1 डायबिटीज. बट ये जो हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू हम बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, अपने शरीर में गॉड हैज मेड अवर बॉडी वेरी ब्यूटिफुली.
कुछ भी चेंज अगर है ना, तो हमारी बॉडी उसको खुद करेक्ट करने के लिए कोशिश करती रहती है। जो शुगर्स हम खाते हैं और बॉडी में जो इंसुलिन बनता रहता है, जो पैनक्रियास सिक्रीट करते रहते हैं थोड़े समय तक, थोड़े सालों तक, वो अच्छे से अगर हम यूज करते हैं तो हमको नहीं डेवलप होता है शुगर एट सर्टन एज। इवन हेरिडेटरी जिसके पेरेंट्स को है, मैंने देखा है कि 30-35 इयर्स में भी उनको आ जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि 35 इयर्स के पहले की उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। सो दैट इज अबाउट इट। ओके। तो ऐसे है कि आपके पूरे मतलब मेटाबॉलिज्म पे बहुत डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एज में ही होगा। और ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी के वजह से तो हम बहुत यंग पेशेंट को डायबिटिक्स देख रहे हैं। 30-32 इज वेरी कॉमन टू हैव हाई शुगर नाउअडेज। फिर ये और एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि नॉर्मल शुगर रेट फॉर 60 इयर्स एज, मतलब ऐसे एज वाइज कोई शुगर का कोई ये लेवल रहता है? देखिए ऐसे नहीं है। शुगर की जो ज़्यादा हम कैलकुलेशन देखते हैं या वैल्यूज़ देखते हैं, वो एवरेज शुगर से हम देखते हैं। जैसे आपकी अगर आज एक दिन अगर शुगर आपने चेक की है और 150 आई है, और आप रूटीनली चेक करते हैं तो कितनी आती है, ऐसे देखा जाता है। सीरीज ऑफ इवेंट्स, इमीडिएटली आपको डायबिटिक लेबल नहीं किया जाता है। एक वैल्यू होती है HbA1c, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन करके एक टेस्ट होती है, जो 3 महीने की एवरेज शुगर बताती है आपको। सो वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो वैल्यू 6 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे वॉट एवर द एज ग्रुप इज। Okay. Next question is homocysteine level is homocysteine level Yes. related to heart attack? Definitely. और क्या लेवल चाहिए homocysteine level? Homocysteine levels are definitely related to heart attacks, but they are highly जैसे अपने इंडियंस में जिनका B12 वगैरह कम होता है, उनकी वैल्यूज बेसलाइन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन yes, homocysteine levels are related to heart disease. Okay. कुछ क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। मैम हम सिर्फ हार्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेंगे, दैट विल बी बेटर, है ना? हाँ, I think yes, that is better. एक क्वेश्चन फेसबुक पे आया है। आफ्टर रनिंग आई एम हैविंग लेफ्ट साइड चेस्ट मसल पेन बट ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। ये कोई डॉक्टर साहब ने ही भेजा हुआ है क्वेश्चन। Acha, then he should consult his doctor. What reports are normal? It depends on what are the reports done. Is it a stress? Is it? See, क्या होता है ना, और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बहुत बार ना अंजाइना का जो पेन होता है, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, वो आपको एट रेस्ट फील हो सकता है, या आपको अभी फील हुआ और आप 2 घंटे बाद डॉक्टर के पास गए, वहां पर ECG किया, अगर ये फुल फ्लेज्ड हार्ट अटैक नहीं था, इट इज अ प्री अटैक फेज, तो आपका ECG एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है, आपका 2D को एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनके 4-5 सीरियल ECGs नॉर्मल आते हैं और फिर वो वापस कैजुअलिटी में हार्ट अटैक के साथ आ जाते हैं। तो तब आपको एक्सरसाइज के वक्त आपको करके देखना चाहिए, जैसे स्ट्रेस इको है या स्ट्रेस टेस्ट है, ये करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। एंड इफ इट इज अ मसल पेन, आई थिंक मसल पेन कैन बी मैनेज्ड विथ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये देखना चाहिए कि अगर आपको चेस्ट पेन ऑन एक्सरसाइज है तो यू शुड सी ऑन एक्सरसाइज आपके इन्वेस्टिगेशंस कैसे हैं। ओके। तो मैम आई थिंक यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस मोस्टली। और किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो एक बात मैं यहाँ पे वापस एक बार बताना चाहूंगा, जैसा कि ये हमारा आज का ये प्रोग्राम था रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज, ये आज अंकिता मैम ने आज हमें एक सेशन में बताया। इसका सेकंड सेशन नेक्स्ट मंथ 8 तारीख को वापस होगा।
तब तक भी अगर आपके मन में कोई क्यूरी है तो आपको राइट डाउन करके रख सकते हैं या फिर हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम मैम से जरूर पूछेंगे और आपकी जितनी भी शंकाएं उनका जरूर हम उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। अब मैम आप और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक आई हैव स्पोकन। नेक्स्ट सेशन जो होगा मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये बता पाऊँ कि आप इंडिविजुअली आपको अगर हाई रिस्क है कोई चीज़ के लिए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं मेडिसिन नहीं डिस्कस करूंगी, सिंस आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट आई डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, लेट मी बी वेरी क्लियर। Second thing, medicines should be individualized, so it is not correct to discuss it on a social platform like this. And so I will try and guide कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको इनके risk factors इनमें से हैं। Second चीज़ में कुछ guideline I will try to throw some light on जिनको already heart disease हुआ है, जिनकी bypass surgery हुई है या attack आया था पहले या जिनको एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है, वो लोग क्या कर सकते हैं टू लिव अ हेल्दी लाइफ, एंड उनको क्या करना चाहिए कि वापस ना हो हार्ट डिसीज, क्योंकि वंस यू आर अ हार्ट अटैक पेशेंट यू आर एनीवे एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अनदर हार्ट डिसीज। ओके मैम। मैम आज आपने इतने अच्छे से सब बताया कि क्वेश्चंस भी बहुत कम आए, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही इजी वे में आपने बताया है। और मैम नेक्स्ट सेशन में तो हम मिलेंगे ही, और तब तक अगर भगवान ने चाहा ये कोविड की परिस्थिति अगर नॉर्मल होती है तो वेबिनार के माध्यम से तो हम मिले ही है, हम रूबरू आपसे मिलना चाहेंगे, रूबरू आपका सेमिनार इचलकरंजी में कंडक्ट करना चाहेंगे। Sure. अब मैं मिसेस कीर्ति जी भंडारी से निवेदन करूंगा कि आज के इस वेबिनार की संपन्नता की ओर बढ़े और आभार प्रदर्शन करने हैं तो आप कीर्ति जी ओवर टू यू, आप आभार प्रदर्शन करने हैं तो आगे आए। Thank you, Mahesh sir. I, Kirti Bhandari, deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion organized by Lions Club and Shweta Ashish Heda. In remembrance of Mr. Ashish Heda, we have planned this session regarding heart diseases. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resounding success. First and foremost, I thank our special guest, Dr. Ankita Asher, for giving her valuable time and awareing all of us regarding cardiac diseases and giving us information as to how to take care of it. I am sure, ma'am, we all have learned many things today related to our heart, and I assure you we will surely do physical exercise and other necessary steps, that is the rules mentioned by you. I also thank to all the participants who gave their keen interest on this session, and I hope we have all learned a lot today. Few lines for Ashish sir. I cried when you passed away. I still cry today. Although I loved you dearly, I couldn't make you stay. Your golden heart stopped beating. Hard-working hands at rest. God broke heart to prove me He only takes the best. Thank you all. Thank you so much. थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वंस अगेन अंकिता मैम। और इसी आभार प्रदर्शन के साथ आज का यह वेबिनार संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो चुका है, और ऐसे में घोषणा करता हूं और पुनश्च सभी का धन्यवाद आज के इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू मैम।